Good evening. It's a pleasure to be here. President Rahul, Secretary Santosh, IPP, and my good friend Shankar, and all my friends in Rotary Club of Thane Ghorbandar Road. I cannot forget my charter president Sandeep Dhotre, who has accompanied me and given me company. हिंदी में बोलूँ चलेगा ना? मेरे को कुछ नहीं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट हाँ मैं वही मिक्स करनी करूँगा. आज हम डिजिटलाइजेशन की जब बात करते हैं तो मन में क्या आता है? डिमोनेटाइजेशन, यूपीआई. एनीथिंग एल्स? Yes, this is the point. See, UPI is just a part, and that's a subsequent process. What starts with digitalization? It's the online working, be your e-commerce that you are doing, your net banking that you are doing, or your online transactions you are doing. What we are looking today is the impact of digitization on the Indian growth, Indian economy. That's what we will be looking. So what is digitization? Let us understand first. पहले हम लोग वो तो समझे कि digitization है क्या. मैं सीधा, वो सबको मालूम है कि यूपीआई होता है, ये होता है, क्यों होता है, लेकिन प्रोसेस चालू कैसे हुआ. डिजिटाइजेशन का मतलब है कि टू कन्वर्ट एनालॉग डेटा टू कंप्यूटर. यानी ये जो आपका बुक है, कोई जमाने में आपको पता होगा हाथ से लिखा जाता था और टाइप सेटिंग होता था और बाद में उसका प्रिंटिंग होता था, साइक्लोस्टाइल होता था, जो भी होता था. जूने प्रिंटर्स अगर किसको पता है तो वो क्या होता है, आप जब टाइपराइटर पे डालते हो या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे डालते थे तो पहला हाथ से लिखा हुआ वो आपका एनालॉग डेटा है, वो इलेक्ट्रॉनिक में आप कन्वर्ट कर रहे हो, बाद में जाके कंप्यूटर है उसमें कन्वर्ट कर रहे हो. तो डेटा को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डिजिटाइजेशन. देखिए डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फिजिकल फॉर्मेट इनटू अ डिजिटल वन, एंड इट इज एन एक्ट दैट में एनेबल डिजिटल. हम लोग पहले बात कर रहे थे, टॉपिक है डिजिटलाइजेशन. तो डिजिटलाइजेशन करने के लिए पहला डिजिटाइजेशन जरूरी है. यानी पहला सिस्टम में डेटा तो होना चाहिए, आप काम किस पे करोगे इसके लिए. फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं डिजिटलाइजेशन. डिजिटलाइजेशन क्या होता है? डिजिटलाइजेशन कुछ नहीं है कि वो प्रोसेस है, आपने डेटा डाला मगर उसके ऊपर काम करके प्रोसेस करना है. आज जैसे आप यूपीआई बोल रहे थे, तो आपका डेटा डाला हुआ है, आपका बैंक अकाउंट कनेक्टेड है, वो सर्वर कनेक्टेड है, आप प्रोसेस कर रहे हो कि मैं उसको ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, तो वो मर्चेंट भी कनेक्टेड है, आप भी कनेक्टेड हो. वो जो आप प्रोसेस उसमें डाल रहे हो उसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन. डेटा पहले गई आ गई, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, तो इट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनटू बिजनेस सोशल प्रोसेसेस. आप जो ऑनलाइन आजकल सर्वर पे ट्रांजैक्शन होता है, कंपनीज में आप काम करते हो तो 10 जगह सर्वर होता है, और मेरा वेयर हाउस पड़ा है पुणे में, ऑफिस हेड ऑफिस है मेरी बॉम्बे में, और मेरा कस्टमर है समझिए लंदन में. तो वो क्या करता है, जब मेरे को ऑर्डर देता है तो ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम वेयर हाउस में चेक करता है कि भाई मेरे पास वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ा है कि नहीं, क्योंकि वो डिजिटाइज डेटा पड़ा है मेरे पास. होगा तो उसके हिसाब से वो कमिटमेंट देता है कि हाँ मैं आपको इतने दिन में दे पाऊंगा, या अगर नहीं है तो वो सोचेगा भाई कितने दिन में मेरा मटेरियल आएगा, कितने दिन में बनेगा, रॉ मटेरियल आएगा, ये आएगा. तो उसके हिसाब से प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है, और फिर कस्टमर को डेट दी जाती है कि हम आपको इतने दिन में डिलीवरी देंगे. ऑनलाइन प्रोसेस आजकल कंपनी में यही चलता है. So it is the use of digital technology to change the business model and provide new revenue and value producing opportunities. इससे क्या हो गया कि हमारी रेवेन्यू मॉडल फास्ट हो गई. कोई जमाने में क्या होता था, सेल ऑर्डर आया, फिर पहले भागते भागते वो वेयर हाउस मैनेजर को पूछेगा कितना स्टॉक है, फिर परचेज वाले को पूछेगा भैया कितने दिन में ऑर्डर आ सकता है, क्या पोजीशन है तुम्हारी परचेज की, फिर वो फैक्ट्री में पूछेगा तुम्हारा लाइनअप कितना है, कितनी जगह है. वो आज प्रोसेस पूरा डिजिटाइज हो गया, उसको देखना नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम करता है. तो उसको जल्दी फटाक से आप आधे घंटे में कस्टमर को रिप्लाई कर सकते हो. वैसे 2-2 दिन तक जब आती थी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन तो वो नहीं जाता था, 3-3 दिन तक, कई बार ज्यादा भी लगते थे, क्योंकि आपका इंटरनल प्रोसेस अलग अलग, एक एक जगह बात करो. तो आप देखिए इसके लिए डिजिटाइजेशन है, डेटा कन्वर्ट करो, एडॉप्ट करो, और बाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्म करो उसको, डेटा बिजनेस क्रिएट करो. अभी तक क्लियर है? अभी हम डिजिटलाइजेशन से जाएंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने से क्या होता है, हमारी डिजिटल इकोनॉमी बनती है. तो डिजिटल इकोनॉमी क्या है? इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड
प्रोफेशनल इंटरेक्शन दैट आर एनेबल्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका बिजनेस प्रोसेस हो रहा है, या जो भी इवन आप बुक्स भी लिख के आगे दे रहे हो, आजकल डिजाइनर्स होता है, कैनवा पे आप प्रोसेस कर रहे हो, वो सब है आपका डिजिटल इकोनॉमी में, वो सब जाता है। पहली बार ये स्टार्ट हुआ था डिजिटल इकोनॉमी कंसेप्ट जापान में, बिकॉज पहले हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो लोग ही आगे थे। इट इज अ नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे सिंपल डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो है डिजिटल इकोनॉमी। टर्म 1990s में पहली बार जापान में आया था। हमारे यहाँ कंप्यूटर ही टेक्निकली तो पहले से थे, मगर ये डेटा एंट्री वगैरह का जो स्टार्ट हुआ वो 90s में ही स्टार्ट हुआ। तब तक वो लोग आगे जा चुके थे डिजिटल इकोनॉमी में। डिजिटल इकोनॉमी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, जो थॉमस मैसनबर्ग ने बताया है कि ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस जो हो रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या आजकल प्रैक्टिकली बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऑनलाइन ही कर रही है, ऑर्डर बुकिंग वगैरह हो रहा है। ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज आप गूगल पे मेल्स करते हो, आपको पता है गूगल का आयरलैंड में कितना बड़ा सर्वर पार्क है। लिटरली आयरलैंड में उसने हजारों एकड़ का एक एरिया लिया हुआ है, उसके सब सर्वर्स उधर है। पूरा जो आपका रूटिंग होता है ना, मेल वगैरह सब वहीं से होता है। तो हर कंपनी का कहीं, आज अमेजॉन का भी सर्वर पार्क है, सर्वर्स है, नहीं तो बिजनेस कहां से होगा कनेक्टिंग करने के लिए। एंड अल्टीमेटली आता है ई कॉमर्स। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ई बिजनेस हो गया, तो आप बाद में बिजनेस ट्रेड कर सकते हो, तो ई कॉमर्स में आया। फायदे और नुकसान देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया है? ग्लोबलाइजेशन। जो कुछ भी है, अभी वर्ल्ड इज बिकम अ स्मॉल प्लेस। आप यहां से डायरेक्ट अमेरिका में खरीद सकते हो। अमेजॉन इंडिया बाद में आया, पहला अमेजॉन यूएस से चलता था, तो अब अमेरिका से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते थे। आपको कुछ भी करना है, आपको पूरा टेक्नोलॉजी मिल रहा है, सैमसंग आ रहा है, एप्पल आ रहा है, कोई जमाने में सोच नहीं सकते थे। हमारे को याद है, जो हमारे टाइम के होंगे, शंकर भाई शायद बताएंगे कि 92 में जब वीडियो आया था, तो पायरेटेड वीडियोस आते थे या इंपोर्ट करके लेने पड़ते थे, यार नहीं मिलता था लोकल। उसके पहले टीवी का भी यही था, टीवी के लिए तो लाइसेंस लेना पड़ता था, रेडियो और टीवी के लिए पोस्ट ऑफिस में जाके लाइसेंस भी भरना पड़ता था। वो इतने बड़े बड़े पेपर पे मिलता था पूरा, हम लोग जाते थे, आपको आइडिया है। इनोवेशन, अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ, अभी टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही है। इनोवेशन, नया कोई इनोवेट नहीं करेगा, आपने अपने चेंजेस नहीं करते रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इनोवेट करते रहना है, नया नया आइडियाज लाना है, नया नया बिजनेस में ये करना है। आज कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो नए नए स्टाइल, अभी प्रोजेक्टर कई कॉलेज में आप देखो ये आ गए। स्टूडेंट्स भाई कैसे हैप्पी रहे, इंटरेस्ट लगना चाहिए पढ़ाई में, इनोवेशन होना चाहिए। बिजनेस में भी आज आप फोन देखो, कोई जमाने में जो 2-2, 3-3 साल में नया मॉडल आता था, आज हर 3 महीने में नया मॉडल आ रहा है, 2 महीने में नया मॉडल आ रहा है, कई बार 2-2 महीने में 3-3, 4-4 टाइप के मॉडल्स आ रहे हैं हर एक कंपनी के। क्यों? कॉम्पिटिशन है। नया नहीं लाएंगे लोग तंग हो जाते हैं, फिर जो देगा उसके पास जाऊंगा। इसके लिए इनोवेशन जरूरी। ग्रोइंग ई कॉमर्स, आजकल पूरा ऑनलाइन पे चल रहा है। आज की डेट में आपको सब्जी मंगानी होती है तो ऑनलाइन में आता है। खास करके कोरोना ने सिखा दिया, भाई घर से निकलो मत, सब मैं आपको घर पे पहुंचाऊंगा। रात को 1 बजे भूख लगी है, स्विगी वाले को बोलो 1 बजे खाना मिल जाता है आपको। जोमेटो वाले को बोलो आपको रात को 1 बजे चाहिए, 2 बजे चाहिए, सुबह 4 बजे चाहिए, किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। थक के आप आ गए, खाना रेडी नहीं है, आप वाइफ को उठाने की जरूरत नहीं है, आप उधर ऑर्डर करो, आपको मिल जाता है। ये है एडवांटेज आपको ई कॉमर्स। और फिर डिजिटल करेंसीज आ गई। हालांकि ये थोड़ा रिस्की है, बिटकॉइंस वगैरह जो चल रहा है, कि आज पैसा भी हमको, मेरे को जेब में, वैसे भी फोन में है, बट एक करेंसी भी अलग से बनी है, वो रिस्की है। बट अभी आरबीआई ने अलाउ किया, आपकी हर बैंक का डिजिटल रुपी है। डिजिटल रुपी आरबीआई ने निकाला है, डिजिटल करेंसी। वो आप, आपके बैंक का जो भी है ऐप, डिजिटल रुपी ऐप है, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। बिजनेस जैसे नॉर्मल कैश का आप कर रहे हो, तो बाकायदा लिखा जाता है 200 के इतने नोट है, 500 के इतने नोट है, 2000 के इतने, अभी 2000 बंद हो गया, 100 के इतने है, 10 के इतने, 20 के इतने, चिल्लर इतनी है, वो सब उसमें डिजिटल रुपी ऐप अगर आप देखेंगे तो उसमें है। आप एज गुड एज फिजिकल डील कर रहे हो, ऐसे आप डील कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है।
स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। मैंने जैसे आपको पहला एग्जांपल दिया कि पहले एक कोटेशन रिक्वेस्ट आती थी तो 8-8 दिन तक तो मेरे को मालूम ही नहीं था कि मैं कस्टमर को क्या दूंगा। आज आधे घंटे में मेरा कोटेशन पहुंच जाता है क्योंकि पूरा सिस्टम मेरा ऑनलाइन है। आज आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, अमेजोन प्राइम है, शाम तक आपका मटेरियल आ जाता है। यानी आप समझिए आपने ऑर्डर किया है, वहां से वो वेंडर के पास जाता है, माल पहले वो चेक करके बताता है कि कब आएगा, उसके बाद जाता है, उसके बाद जाने के बाद वो पैकिंग शुरू करता है, आपका एड्रेस वगैरह प्रिंट होता है, इनवॉइस प्रिंट होता है, उतने में वो लॉजिस्टिक्स वाले को देगा, भैया लेके जाओ। इनका इधर ठीक है गोडाउन है भिवंडी में, मगर भिवंडी से भी आने को टाइम लगता है। सेम डे आपको शाम तक पहुंच जाता है ना कई बार, या नेक्स्ट डे मैक्सिमम। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, वो जो पहले नहीं होता था अभी आप एग्जीक्यूशन। नुकसान भी है, सबसे बड़ा है इंक्रीज इन फ्रॉड एंड क्राइम्स। ऑनलाइन है तो नुकसान भी है, आप अलर्ट नहीं रहे। मैं वापस बोलता हूं ये डिजिटल वर्ल्ड है, मेरा एक अलग टॉपिक भी है, उससे बोलता हूं कि डिजिटल वर्ल्ड में रिस्क हमेशा रहती है, बट अगर आप थोड़े से अलर्ट रह गए ना 80% रिस्क खत्म होती है, 20% रहने वाली है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट लोग रहते ही है, देयर आर टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट पीपल, बट आप 80% रिस्क कम कर सकते हो। हमारा क्या है, हम लोग फास्ट रिएक्ट करते हैं। आज मेल आया ना, मैसेज आया ना, योर रिवॉर्ड पॉइंट्स हैव बीन ब्लॉक, क्लिक दिस, हम क्लिक कर देंगे। अरे सोचो तो सही, कौन ब्लॉक करेगा? सिंपल है, आप जाके बैंक की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके देखो, दिख ही जाएगा हुआ नहीं हुआ। या बैंक वाले को फोन करो, हम नहीं करेंगे, हम वो क्लिक को लिंक करेंगे। मत करो, थोड़ा सा अलर्ट रहो। आज मैंने शंकर भाई ने पासवर्ड पूछ दिया, मेरा वाईफाई का क्या है, मैं चिल्ला के दे रहा हूं, मेरे गांव भर सुन रहा है। दोस्त है उसको बोलो मेरे को मोबाइल दे या लैपटॉप दे, मैं डाल के देता हूं, देने में वादा नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अपना है, मैं डाल के देता हूं, उसको भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही रहना चाहिए। और जब आप डालते हो वहां पे वो ऑटो री करने को निकाल देने का टिक, निकल जाएगा, खत्म। उसको फील नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंस है, आप उसको दे रहे हो ना, उसका काम तो हो रहा है। वो नहीं सोचने का दोस्त है वो क्या फील करेगा। आज ये मेरा चार्टर जूना दोस्त है मेरा 5 साल, जब भी आता है पूछो, मैं डाल के देता हूं। मेरे स्टाफ तक को नहीं है पासवर्ड, मेरे को दो, मैं डाल के दूंगा, आई डोंट माइंड। क्यों स्टाफ वाले कब किसको ये करते हैं, तो यू हैव टू बी अलर्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी मैं वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। हाई रेट ऑफ एब्सोलेंस, जैसे हमने देखा इनोवेशन आ रही है, चेंजेस आ रही है, हर 3 महीने में नया फोन आ रहा है, हर 2 महीने में आ रहा है तो जूना। लोग बोलते हैं यार ये तो जूना मॉडल है, मैं क्यों लूं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई गाड़ियों में। अब देखिए, इसके लिए कार में भी एक मॉडल आता है, हर 2-4 महीने में एक नया एडिशन लॉन्च हो जाता है, स्पेशल एडिशन। इसमें ये वेरिएंट है, ये वेरिएंट है, इसमें 4 एयरबैग्स है, उसमें 8 एयरबैग दे रहा हूँ, उसमें 8 स्पीड गियर्स दे रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रिक दे रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रिक पर हाइब्रिड दे रहा हूँ। फटाफट आप देखिए कैसे चेंजेस आते हैं, क्योंकि ऑब्सोलीट होता है, लोगों को चेंज चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। तो जूना क्यों लेगा? इसके लिए जूने का रेट एकदम से, इसके लिए नया फोन आप लो, आप मार्केट में बेचने जाओ 25%, नेक्स्ट डे पे आपको कम मिलेगा, अनटच फोन होगा तो। साइबर वॉरफेयर, कंपटीशन भी है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन और ये जो भी है सब आमने सामने कर रहे हैं, अलीबाबा वगैरह एक दूसरे के साथ। हो सकता है कंपटीशन में एक दूसरे की मस्ती भी करे, साइबर वॉरफेयर होते रहता है। साइबर वॉरफेयर का सबसे बड़ा रिस्क होता है नेशंस में। अभी आपने देखा दिल्ली में क्या कल रीजन आया, लाइट बंद है क्योंकि उसका ग्रिड खराब होगा। ग्रिड क्या होता है? इलेक्ट्रिक ग्रिड। शेयर मार्केट होता है ना, जैसे आपके शेयर्स पड़े हैं डीमेट में, तो वैसा इट्स अ ग्रिड इज अ मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो हर स्टेट जो पैदा करता है, जैसे हमारा कोयना डैम से इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो सीधा ग्रिड में जमा होता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड में। हम लोग को भी यूज करना होगा, हम वहां से लेते हैं, यूज करते हैं, तो जो सरप्लस पड़ा रहता है। और अगर दूसरे स्टेट को, अभी महाराष्ट्र ने 1000 मेगावाट दिया और 900 मेगावाट यूज किया, 100 मेगावाट मेरा सरप्लस पड़ा है। और हो सकता है अभी जैसे दिल्ली को शॉर्ट है तो उन्होंने ग्रिड से लिया, तो 100 मेगावाट का पेमेंट वो लोग महाराष्ट्र को करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड। सेम आपका जो फाइबर ऑप्टिक चल रहा है आजकल, वो सी बेड से वाया सिंगापुर इंडिया में आया हुआ है। वो अगर कोई जाके उसको अटैक करे, आपकी साइबर ग्रिड को कोई अटैक कर देना, तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इकोनॉमी खलास हो सकती है। आगे के लड़ाई ये आप रशिया वगैरह दे रहे हो, ये सब आर्म्स लॉबी का गेम है। असली जो लड़ाई होएगा वो सब ये साइबर वॉरफेयर ही होने वाला है।
आप देख रहे हो पाकिस्तानी अटैक्स आ रहे हैं कि भाई ट्विटर पे कुछ कुछ उल्टा उल्टा आ रहा है, चाइना वाले करते हैं, ये सब ये साइबर वॉरफेयर है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना इंफॉर्मेशन है, इतना इंफॉर्मेशन, आप गूगल में सर्च मारो न्यू मोबाइल हैंडसेट, इतना आएगा आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। आपको एक डेटा चाहिए है कि भाई मेरे को वो एरिया के बारे में चाहिए, 10 टाइप के लोगों का 10 टाइप का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, कोरा वाला अलग देगा, वो विकीपीडिया वाला अलग देगा, वो अलग देगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाते। तो कई बार आदमी थक जाता है, यार जाने दे क्या करो। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। ऑनलाइन आपका एक्सपोजर है, वो मैंने आपको पहले ही वो बता दिया कि रिस्क बढ़ता है। इसके मोड्स क्या है डिजिटल इकोनॉमी पे? आप जैसे बोल रहे थे पे वॉलेट, जीपे वगैरह, जीपे, फोन पे, इधर मैं इधर से बोल, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, थोड़ा मेरा ये रहेगा मुंह में, क्रेडिट कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है, ये अभी नया है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हम वापर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ये है डिजिटल इकोनॉमी के मोड्स। क्या क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। यूपीआई क्या है? अभी यूपीआई की आपने बात की, व्हाट इज इट, इसका प्रोसेस क्या है? यहाँ पे आप डेटा डालते हो, वो सर्वर में जाता है, ये आपसे पासवर्ड ले रहा है, ये पूरा इसमें प्रोसेस समझाया हुआ है। वहाँ पे जाता है, बैंक से कंफर्म होता है आपके वाईफाई के थ्रू, फिर आपके पास ओटीपी आता है, आप डालते हो, फिर सामने वाले के पास वो डेटा ट्रांसफर होता है और अल्टीमेटली वो पैसा जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, इस पे गूगल पे दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा यूपीआई के वेबसाइट पे, पूरे का पूरा वो प्रोसेस दिया हुआ है। अब यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये आज भिखारी भी यूपीआई दिखाता है, सर पैसा नहीं है, तो दिस इज अ फैक्ट। अब उसको बोलो छुट्टा नहीं है, बोलता है सर ये मेरा स्कैन करो क्यूआर कोड। कोई जमाने में सोचा था क्या आपने? तो ये यूपीआई का सबसे बड़ा चेंज। एक भिखारी भी आपको क्यूआर कोड दिखाता है कि सर दे दो पैसा। इंडिया हैज सीन अबाउट 199 पॉइंट, यानी अराउंड 200 करोड़, 200 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है 23-24 में, मार्च 24 तक, अराउंड $2.41 ट्रिलियन। लास्ट ईयर हुआ था खाली 140, अभी 200। आप समझिए स्पीड में कितना बढ़ रहा है, 30% इंक्रीज, 25%। और उसके पहले का था 84 का 139, 50% इंक्रीज। ये 3 साल का कंपैरिजन दिया है मैंने आपको। तो इस कदर यूपीआई का ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है हमारा। आज बच्चों को भी दो तो 1 रुपए का टॉफी लेके आते हैं यूपीआई से। पहले हम लोग फॉरेन जाते थे ना, तो वहां देखते थे अरे यार लोग 1-1 रुपए के लिए क्रेडिट कार्ड वापर रहे, ये वापर रहे। यहाँ पे आप तो 2 रुपए का, 5 रुपए का, सब यही वापर रहे। अभी यूपीआई इज यूज्ड इन 10 कंट्रीज, इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, यूएस, यूके, ओमान, कतर, सऊदी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। आप डायरेक्ट यहां से सिंगापुर पेमेंट कर सकते हो, सिंगापुर वाला आपका फ्रेंड आपको इंडिया में यूपीआई कर सकता है उसके लोकल बैंक से और लोकल फोन से। इंडिया का फोन जरूरी नहीं है, पहले होता था इंडियन फोन चाहिए, अभी वहां से होता है। ये टेक्नोलॉजी जो ये कंट्रीज आके देख के गए, अभी G20 में भी देख के गए, देवर इम्प्रेस्ड कि भाई ये कैसा पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है फटाक से। ये ईयर वाइज दिया है मैंने, 21-22 का मंथ वाइज आप देखिए कितना हुआ, 4,53,000 करोड़ से लेके 960, यानी लिटरली डबल हो गया अप्रैल 21 और मार्च 22 के बीच में। फिर अप्रैल 22 और उसके बीच में 1.5 गुना हो गया मार्च 23 के बीच में। और अप्रैल 23 और इसके बीच में वही जो 25%, जो टोटल ट्रेंड में भी मैंने आपको बताया, ये मंथ वाइज फिगर्स है, सब ये यूपीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये अभी का, ये 2 महीने का, अभी तक हम लोग ने देखिए 40 लाख करोड़ का बिजनेस कर दिया है। ये सिर्फ 2 महीने में है, लास्ट ईयर पूरा इतना था, यानी अभी तक हम लोग ने 20% काम 2 महीने में कर दिया है। सो दिस ईयर ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट इंक्रीज ऑफ अराउंड 20%। तो 240 करोड़ या 250 करोड़ तक जाने की चांसेस है। ये ईयर वाइज एनालिसिस है। जब यूपीआई शुरू हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद, पहले साल में खाली 6,900 करोड़ का बिजनेस, और उसके बाद जो सेकंड ईयर से जंप हुआ है, देन यू कैन सी कि कैसा कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। ये ईयर वाइज, इसमें बार चार्ट में भी वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वो ट्रांजैक्शंस कितने हुए और ये पैसा कितना गया है करोड़ में। जो मैंने आपको टेबल्स दिखाया, ये सब उसके ग्राफ्स है।
कितने बैंक्स लाइव हो गए आप देखिए यहाँ पे एवरेज एक टाइम पे 500 से ज्यादा बैंक आज की डेट में लाइव है, यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अभी ये हो गया। अभी डिजिटल इकोनॉमी से फायदा क्या है? रिसेशन के चांसेस, एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, रिपोर्ट आता है उसमें रिसेशन के चांसेस आप देखिए इंडिया का 0 पर है। श्रीलंका का रिसेशन है 65 जो गया था। इंडियन रिसेशन चार्जेस आर 0, यानी इंडिया का बिजनेस पूरा खलास हो गया, इकोनॉमी खलास होने का चांसेस नहीं है। आज इतना हम लोग बूम में चल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ कोविड, एंड दीज आर ऑल पोस्ट कोविड नंबर्स। ये देखिए ये परसेंटेज वाइज दिया, इंडिया 0, इवन यूके में 75% रिसेशन है का चांसेस है, यूएस में 65% चांसेस है। ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आती है रिपोर्ट। ये देखिए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स करके साइट है, वहां से आती है। इवन लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में देखेंगे तो इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोइंग। अभी हम लोग 5th नंबर पे है, बट इंडिया अभी 8% पे जो ग्रो होगा फॉर द नेक्स्ट 2 years, इट इज द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इसमें से आपको दिखेगा इट इज द हाईएस्ट ग्रोइंग 6%, 6.1, इतना ग्रोथ किसका भी नहीं आपको दिखेगा, 3.5 ये सब है। तो इंडिया इज द हाईएस्ट ग्रोइंग, सबसे फास्ट बढ़ने वाला इकोनॉमी। ये 1 साल पहले का था, अभी तो 8% पे आ गया, अभी तो 8.2 का फिगर भी आ गया 23। एक ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से इशू होता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, की इंडिकेटर देते हैं कंट्री कैसे परफॉर्म करी है डिजिटल वर्ल्ड वगैरह में। थोड़ा बायस्ड है क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखते हो सर्वेज बायस्ड है। पीस इंडेक्स में इंडिया को पाकिस्तान से नीचे दिखा रहे हैं, तो उसमें से आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, बट ठीक है। तो ये इन्होंने हाई इनकम कंट्रीज, अपर इंडिया को मिडिल इनकम कंट्रीज में पकड़ा है, तो नंबर 3 पे पकड़ा है ये इनकम वाइज, क्योंकि हमारा इनकम क्यों, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम हमारी कम है, तो इसके लिए उसको लो इनकम में पकड़ा है। इसके लिए हम वी आर नंबर 3rd इन दैट, यूक्रेन और वियतनाम के बाद। सिमिलरली रीजन वाइज पकड़ा है इन लोगों ने ऐसा, तो अभी रीजन में पकड़ेंगे तो डेफिनेटली सिंगापुर, कोरिया और जापान ही आपको आगे दिखेगा, टॉप 3 में इंडिया दिखेगा नहीं। और ये स्ट्रांग है और वीक इंडिकेटर्स क्या है हमारे इंडिया के? इंटरनेशनल बैंडविड्थ जो है, वी आर नंबर 1, वी हैव द हाईएस्ट बैंडविड्थ। एक्टिव मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस में नंबर 2 है आफ्टर चाइना। चाइना का हाईएस्ट है ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस। एसएमएस सेंड बाय पॉपुलेशन नंबर 3 है। ये सब जो है ना, ये रैंकिंग दिख रही है कि हम लोग कहां पे है। जेंडर गैप इन इंटरनेट यूज में 91th रैंक है, क्योंकि अभी भी गांव की लेडीज नहीं वापर रही है, तो इन जेंडर गैप वी आर बिहाइंड। प्रोफेशनल्स अभी ठीक है, ये चेंज हो गया है। हैप्पीनेस में वापस देखिए 117 पे लेके आया है। ये लोग को पाकिस्तान ऊपर दिखेगा, श्रीलंका ऊपर दिखेगा, बांग्लादेश ऊपर दिखेगा, यूक्रेन भी एक बार के लिए ऊपर दिखाएंगे, मगर इंडिया को वो डेफिनेटली कुछ है चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट, बट है। हाँ, साइबर सिक्योरिटी में भी वी आर एट नंबर 15, सो वी आर इम्प्रूव्ड अ लॉट। नहीं तो इंडिया का हिसाब से रिस्क ज्यादा होना चाहिए, बट वी आर रैंक्ड एट नंबर 15 अक्रॉस द ग्लोब। अभी हम लोग लास्ट में आते हैं मेन मुद्दे पे। पहला मगर क्या कंसेप्ट समझना जरूरी था, नहीं तो आप भी बोलते क्या बोल के गया सीधा 2 मिनट में। तो बेनिफिट्स क्या है मेरे डिजिटलाइजेशन के? इकोनॉमी में सबसे बड़ा बेनिफिट है कैशलेस इकोनॉमी। आज कैश लेके घूमना नहीं पड़ता है। मैं गया था ताशकेंत उज्बेकिस्तान कुछ साल पहले, वहां इंडिया यानी US $100 में हमको 3 से 4 लाख रुपए लोकल मिलते थे, और वो पूरा कैश लेके पोटले लेके घूमना पड़ता। इधर आपको कैशलेस है, सब आपका चल रहा है। जैसे मैंने बोला बच्चों को भी, हम पहले स्कूल जाते तो पॉकेट मनी, अभी वो मोबाइल है, वो लोग जाए खर्चा करते हैं। यूपीआई से सब काम हो रहा है, आपका ट्रैकिंग भी है, कुछ चोरी होने का रिस्क कम है। हायर रेवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी। अभी हमने देखा हमारी जीएसटी पर मंथ 2 लाख करोड़ पे जाके टच किया है। क्या हो गया? आज भिखारी भी मैंने आपको दिखाया यूपीआई ले रहा है, तो उसके बैंक में पैसा जा रहा है, जो कभी जिंदगी में रिटर्न नहीं भरता था, आज उसकी इनकम गवर्नमेंट को दिख जाती है। पान वाला था, रेडी वाला था, ये आपके जो भाजी वाले हैं, आज वो ऑफिशियल जीपे में ले रहे हैं, तो उनकी इनकम दिख जाती है। तो इनकम बढ़ेगी तो टैक्स तो बनना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो चोरी हो रही थी,
भले जानबूझ के या कैसे भी, वो बंद हो, कम हो गई। आज रेडी वाला भी, पान वाला भी, जो भी है, ये लोग भरते हैं क्योंकि इनकम दिख रही है उधर। ऑटो वाला है, ये छोटे छोटे मैकेनिक्स है, आपके स्कूटर बनाते हैं, ये सब करते हैं। अभी आज तो जीपे तो सब लेते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रॉस अर्निंग बढ़ी तो जीडीपी बढ़ गई। जीडीपी का मतलब है जो हमारी टोटल नेशनल अर्निंग। आज एक आदमी, ये जीडीपी क्या, ये सब ऑफिशियल फिगर्स होते हैं ना। अर्निंग तो पहले से थी मगर चोरी होने की वजह से दिखती नहीं थी। कर्व ऑन अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बोला कि कम हो गए काफी। जो अनअकाउंटेड चलता था, 2 नंबर का काम चलता था, आज भले आपको दिखता है, ये ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि 35 लाख करोड़ थे इकोनॉमी में कैश, आज भी है, लेकिन आज 35 लाख करोड़ में से 30 लाख करोड़ अकाउंटेड है, यानी बैंकों अकाउंट्स में डिक्लेयर्ड है लोगों के। पहले आधे पैसे भी नहीं थे, आधे पैसे पता ही नहीं था गवर्नमेंट को कि क्या है। जो 30 लाख करोड़ का हिसाब है गवर्नमेंट के पास, वो कैश किधर है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल, इसकी वजह से क्या हुआ, सब दिखने लगा है, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई है हमारे पास, पारदर्शिता आ गई है। इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी लास्ट ईयर 23-24 का एस्टिमेट आया, 4.04 ट्रिलियन पे पहुंच गया। 5 ट्रिलियन का जो 30 का टारगेट है हमारे पीएम का, वो नॉर्मली 27 तक शायद हो जाएगा, बट 4.404 ट्रिलियन का ये 23-24 का अभी का एस्टिमेटेड डेटा आया है कि वी आर टचिंग। और इंडिया पर पीपीपी 14.5 मिलियन। ये देखिए, इंडिया का प्रॉब्लम इधर होता है, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, तो पर पर्सन इनकम जो है 2800 दिखता है, और यूएस का 60-65 हजार दिखता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन नहीं है। अगर वही हमारी पॉपुलेशन कम हो, इसके लिए जो हम लोग को वो लोग ने पीछे के रैंक में रखा था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की वजह से पर कैपिटा इनकम, यानी जितना टोटल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन किया जाता है, सिंपल मैथ्स है। इंडिया सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग 54.4%। आज सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूट हो रहा है देश को। 40% मैन्युफैक्चरिंग से, 30% मैन्युफैक्चरिंग से, और एग्रीकल्चर 16% दे रहा है। कोई जमाने में एग्रीकल्चर भी 4% पे जाके गिरा था, आज वो 16% तक इंक्रीज हुआ है। तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इकोनॉमी को, यहां से पैसे आ रहे हैं। ये देखिए रैंकिंग आपको जैसे 22, 23, 24, ये सब में आपको इंडिया नंबर 1 पे दिखेगा ग्रोथ में और प्रोजेक्शन। जीडीपी है कि हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग है वर्ल्ड वाइड। अब सब कंट्रीज देखिए, वी आर एट नंबर 1। और हर साल अगले 3-4 साल से कंटिन्यूस हुआ है, अप टू 25 का ये लिस्ट है। ये सब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नेटवर्क इंडिकेटर ना, वहां से आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 24 का अपडेट है। इवन इकोनॉमी भी आप देखेंगे, इमर्जिंग मार्केट, चाइना 1 नंबर पे है, बट इंडिया का जो 3 नंबर का पोजीशन अभी हो गया है यहाँ पे। इंडिया 2 नंबर पे चली जाएगी बाय 2050 ग्रोथ में। यहाँ पे अभी हम लोग 3rd पे है, वो 2nd पे जाने का एस्टिमेट है कि भाई वो जाएगा। अभी लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, टैक्स का क्या बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, 2 लाख करोड़ की मेरी सिर्फ जीएसटी है। इनकम टैक्स बढ़ गया, रेवेन्यू कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले मेरे ख्याल से 25% बढ़ा है ये साल। क्यों बढ़ा है, क्योंकि लोगों की इनकम डिक्लेयर हो रही है। आज पान वाला भी टैक्स भर रहा है, रेडी वाला भी भर रहा है, ऑटो वाला भी भर रहा है, जो पहले जमाने में टैक्स नहीं भरते थे। लोअर रेट ऑफ टैक्स अवॉर्ड है, तो टैक्स की चोरी कम हो गई उसके हिसाब से। लीकेजेस पे कंट्रोल हो गया, जो 2 नंबर का पैसा आता था वो बंद हो गया। इंफॉर्मेशन फ्लो, आज जीएसटी डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स को रिपोर्ट जाती है, इनकम टैक्स से कस्टम को जाती है, कस्टम से जीएसटी को जाती है, इंटरनेशनल। आज आप बाहर जाते हो घूमने, इमिग्रेशन से रिपोर्ट चली जाती है, इनकम टैक्स के बाद भाई आप लंदन चले गए या किधर भी चले गए। बाद में इंक्वायरी जब आपकी रिटर्न जाती है, वहां से चेकिंग होता है कि आप गए तो उतनी आपकी इनकम है कि नहीं है, नहीं तो नोटिस आता। क्या हो गया, डिजिटल होने की वजह से इंटरलिंक्ड है। आज इनकम टैक्स आप भरते हो, बिजनेस करते हो, जीएसटी में अगर उतना टर्नओवर नहीं दिखाते हो तो मैप होता है, वो आ जाता है नोटिस जीएसटी से कि भाई आपने जीएसटी में कम क्यों दिखाया है, या जीएसटी ज्यादा होगा तो इनकम टैक्स वाला बोलता है भाई आपने इनकम टैक्स में कम क्यों दिखाया टर्नओवर, पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आज आप टीडीएस का देखते हो, आपको नोटिस आ रहा है भाई आपने ये डिविडेंड आया आपके पास 50,000 रुपये, आपने सिर्फ 30,000 क्यों दिखाया है। बैंक वाले ने इंटरेस्ट आपको 80,000 दिया, आपने 40,000 क्यों दिखाया, नोटिस आते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अभी जा रही है। easier faster processing of data,
आज रिफंड कईयों को तो 24 घंटे में आ जाते हैं रिटर्न भरने के, पहले कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। रिटर्न भरो 24 घंटे में रिटर्न आ जाता है। सो यहाँ से पूरा मैंने ये लिया था सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। अगेन थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंड शंकर भाई। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आई एम। क्वेश्चन था सर। हाँ जी। समझो मैंने आपको 100 रुपीज ट्रांसफर किया यूपीआई से। हाँ। जो भी बैंक्स वगैरह उनको उसमें से क्या? हाँ। उनका इनकम वो 100 आपके पास जाता है महीने दे रहे हो, उनका इनकम क्या है? गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करती है चार्जेस। बीच में आया भी था, आप रूमर आपने पढ़ा होगा कि अभी यूपीआई पे पैसा लगेगा चार्जेस। फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, इनको गवर्नमेंट ये करती है। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड पे वो लेते हैं ना बैंक वाले चार्जेस, वेंडर से लेते हैं, तो इनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। पॉसिबिलिटी है या हो सकता है खाली वेंडर से ले, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, कंज्यूमर से नहीं लेके। हाँ, खाली जो इंडिविजुअल है उसका वो भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे वर्क को, या अगर थोड़ा भरना भी पड़ा तो अगर आज आपको फैसिलिटी मिल रही है, वो आपको फैसिलिटी मिल रही है, आप इतना बड़ा कैश लेके जाने से तो आपको इजी पड़ता है ना भेजने के लिए। Indian government has come out with Indian digital rupee. I said it is risky, but they are there. Bitcoins and all, क्रिप्टो चल रहा है। अभी भी देखो, जो ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। गवर्नमेंट दोनों तरफ कर रही है, बैंड है, मगर फिर भी आपको खेलना है तो खेलो, मेरे को टैक्स दो। No legalization has been given, but गवर्नमेंट ने सेड अगर आप फिर भी कर रहे हो तो मेरे को भी टैक्स। उस पे इनकम टैक्स है। आप इट इज नॉट लीगलाइज्ड, बट हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है ना, हम सुनते नहीं है। हाँ, डिजिटल बोला ना, हर बैंक ने ऐप चालू किया है, और उसमें इनफैक्ट आपके पैसे के हिसाब से पड़ा है। आप 500 रुपए के कितने नोट है, 200 के कितने नोट है, वो पूरा पड़ा है, एंड यू कैन यूज इट। ऐसा कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे क्या है, वेंडर्स ने इतना नहीं किया, धीरे धीरे यूज होगा वो भी। अभी यूपीआई भी शुरू में मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 6000 करोड़ का था, और आज आप 200 करोड़ 2 लाख करोड़ का बात कर रहे हो। अभी कितना फर्क पड़ता है। It is already there, sovereign gold bonds. In fact, that is better. It is not only safety, it is giving you annually 2.5% interest. 2.5% इंटरेस्ट होता है। इंक्रीज वो है, वो आता है, इंक्रीज आता है आपको। जितना भी बॉन्ड वैल्यू इंक्रीज होता है ना, गोल्ड का रेट, उसके अगर समझो आपने 3 साल पहले 4000 में लिया होगा, तो आज 7500 दिख रहा है उसका प्राइस। तो इन्फ्लेशन भी है, प्लस 3% इंटरेस्ट है, 2.5%। बेटर टू बाय। हाँ, इधर लॉकर में पड़ा है, डेट इन्वेस्टमेंट है, कुछ काम का नहीं है। इससे अच्छा आप लोग बॉन्ड्स में लीजिए, आपका गोल्ड का गोल्ड आ गया, और 2.5% इंटरेस्ट कमा के दे रहा है आपको। ओवर एंड अबव वैल्यू भी आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि जो वैल्यू दिया, वैल्यू भी मिलती है। खाली इतना ही है कि इंटरेस्ट वो ओरिजिनल रेट पे मिलता है, इंटरेस्ट हायर वैल्यू पे नहीं मिलता है। मगर जब भी 10 साल के बाद आपको पैसा आएगा, तो वो हायर वैल्यू, जो वो टाइम का मार्केट वैल्यू होगा गोल्ड का, उसके हिसाब से। आज 7500 रुपया बॉन्ड्स की कीमत दिख रही है, जो 4-4.25 में 3-4 साल पहले जिन्होंने लिया है। तो आपकी अप्रिसिएशन जो गोल्ड में पड़ी है, कम से कम ये पैसा हाथ में तो आएगा। गोल्ड तो वैसे ही पड़ा है, ऐसा डेड मनी कोई वापरता तो है ही नहीं, लॉकरों के हवाले है खाली। That indication was already given in the interim budget. Don't expect. अभी एक क्या है, ज्यादा थोड़ा बहुत टिंकरिंग होगा इधर उधर, 50,000 इधर उधर का बेनिफिट, बाकी कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ये क्योंकि अभी महाराष्ट्र इलेक्शंस वगैरह है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टिंकरिंग हो। 2-3 असेंबलीज के इलेक्शन है, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसके लिए ये जो कर रहे हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, दैट इज बेटर। इलेक्शन के चक्कर में क्या है, गवर्नमेंट को भी थोड़ा टाइम मिलेगा। एक बार 5 साल में होगा ना, तो गवर्नमेंट कैन कॉन्सेंट्रेट। आज गवर्नमेंट का ध्यान उधर ही जाता है, इसको नाराज करूं कि उसको खुश करूं। तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर, बिकॉज
4 साल तक वो लोग काम करेंगे, 1 साल इलेक्शन की लगाएंगे, वो ठीक है, और 4 साल आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट का काम जो उस पेस में हो रहा है उससे ज्यादा दिखेगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। आज क्या है, आज इलेक्शन में कैंपेनिंग में चले गए, आधा ध्यान उधर है, आधा ध्यान उधर है, वो सब नहीं हो। Guys, let's have a round of applause to Vijay Kumar sir.